सपना उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे चंपावत की रहने वाली है। जब सपना 2 साल की थी तब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी। सपना की माँ राधा ने माँ और पिता बनकर सपना की परवरिश की। मेहनत मजदूरी कर सपना को इंटर तक गांव में पढ़ाया। 12वीं के बाद सपना अपने चाचा चाची के पास दिल्ली आई और आगे की पढ़ाई यहीं से किया। आज सपना का फिर से इंटरव्यू था। किसी संजीव मेहता की मल्टीनेशनल कंपनी में सपना को जॉब का ऑफ़र मिला था। सपना इससे पहले कई इंटरव्यू दे चुकी थी, लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए यह इंटरव्यू उसके लिए बहुत ही मायने रखता था, क्योंकि उसके चाचा चाची ने बोल दिया था, अगर इसके बाद जॉब नहीं मिली तो तुम अपनी माँ के पास गांव चली जाओ, हम अब आगे तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते हैं। इसलिए इस जॉब को वो हर हाल में पाना चाहती थी। चाचा चाची को प्रणाम कर सपना घर से कंपनी के लिए समय पर निकल गई। बाहर आकर एक ऑटो लिया और निकल पड़ी अपनी मंजिल की ओर, मगर रास्ते में जाम में फंस गई। 10 बजे उसका इंटरव्यू था, लेकिन 10:40 पर रास्ते पर ही हो गया था। रास्ते भर भगवान से प्रार्थना करते हुए जा रही थी, हे ईश्वर, आज मेरा इंटरव्यू थोड़ा लेट करा दो, बस आज मेरी इतनी सी मदद कर दो, आगे आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। कहते हुए वो ऑटो से बाहर निकलकर कंपनी के गेट पर पहुंच जाती है और भगवान का शुक्रिया अदा कर जैसे अंदर जाने लगी है, बाहर से आते हुए एक लग्जरी कार से टकराई गई और उसके हाथ से डॉक्यूमेंट ज़मीन पर गिरकर बिखर गए। सपना कार के पास जाकर चिल्लाते हुए बोली, आप बूढ़े होने के साथ अंधे भी हो गए क्या? या अमीरी के नशे में ज़मीन पर चलते हुए इंसान को दिखाई नहीं देते हैं? यहाँ मेरा आज इंटरव्यू था, वैसे भी मैं लेट हो गई। अब आपकी गलती की वजह से और लेट हो गई, शायद ही आज मैं इंटरव्यू दे पाऊँ। कहते हुए अपने सारे पेपर समेट रही थी, इतने में वो आदमी वहाँ से अंदर चला जाता है। उसके पीछे सपना भी अंदर गई और वहाँ पर इंटरव्यू के लिए आए हुए बाकी बच्चों से पूछा, इंटरव्यू ख़त्म हो गया क्या? उनके बोलने से पहले खुद ही कहने लगी, हे भगवान, आज भी मुझे खाली हाथ घर जाना पड़ेगा, आज मैं चाचा चाची को क्या जवाब दूंगी। कहते हुए वहाँ से जाने लगती है। इतने में एक लड़का बोला, अभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, इस कंपनी का मालिक अभी आया है, अब कुछ देर में होगा। सपना राहत की सांस लेते हुए भगवान को धन्यवाद कहती है और बाकी बच्चों के साथ इंटरव्यू का इंतज़ार करती है। इतने में जिस आदमी की कार से वो बाहर टकराई थी, वो उसके सामने से अंदर की ओर जा रहा था। सपना बोल पड़ी, ये बुढ़ा यहाँ क्या कर रहा है? वो आदमी उसे गुस्से में देखकर अंदर चला जाता है। अब बारी बारी से सबको इंटरव्यू होता है, सब इंटरव्यू देकर बाहर आते हैं, लेकिन सपना को बुलाया नहीं जाता। सपना मायूस होकर वहीं बैठी रहती। बैठे बैठे 1 घंटा हो गया। वो वहाँ से उठकर जाने लगी थी कि अंदर से गार्ड आया और सपना से कहा, मैम, आपको इंटरव्यू के लिए बॉस ने अंदर बुलाया है, आ जाइए। तब सपना जल्दी अंदर जाती है और बिना देखे सर गुड आफ्टरनून सामने से रौबदार आवाज़ में वो आदमी बोलता है, तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है, अंदर आने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। सपना, गलती हो गई सर, सॉरी। कहते हुए उस आदमी की ओर देखती है तो एकदम चौंक कर बोलती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तब वो आदमी कहता है, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा है या तुम अंधी हो? शायद यहाँ तुम इंटरव्यू देने आई हो, मेरी कंपनी में आकर मुझसे ही पूछ रहे हो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं संजीव मेहता, कंपनी का ऑनर, जिसे तुम थोड़ी देर पहले बाहर टकराई थी। हाँ, क्या कर रही थी? क्या कह रही थी तुम? अंधा बूढ़ा, यही कुछ कह रही थी ना? सपना सक पकाते हुए बोली, सॉरी सर, वो मैं जल्दी में थी, इसलिए सपना कुछ कह पाए उससे पहले संजीव मेहता कहता है, तुम्हारा इंटरव्यू मैं ही लूँगा, तुम तैयार हो या फिर मुझे कुछ और सुनाना है? बुढ़ा, अंधा और भी कोई भड़ास हो तो निकाल लो। सपना डरी सहमी सी कुछ बोल नहीं पाई। इंटरव्यू के बाद सपना से कहता है, तुम्हें जॉब देना है या नहीं? वो
मैं डिसाइड करूँगा। सपना के कुछ बोलने से पहले संजीव सपना को घर जाने के लिए बोलता है। सपना कहते सर वो मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। मुझसे जो गलती हुई है उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। संजीव गुस्से में बोलता है मिस सपना मैंने क्या कहा तुमने सुना नहीं, यहाँ से बाहर निकलो। सपना मायूस होकर बाहर आती है और अपनी किस्मत को कोसते हुए घर के लिए निकल जाती है। सपना घर पहुंचकर अपनी माँ को बताती माँ आज भी मुझे नौकरी नहीं मिली, आज के इंटरव्यू में फिर से मैं रिजेक्ट हो गई। अब मैं चाचा चाची को क्या जवाब दूँ, कहकर फूट फूट कर रोने लगी। तब सपना की माँ सपना को समझाते हुए कहती हैं कोई बात नहीं बेटा, भगवान पर भरोसा रखो, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। कोशिश जारी रखो और उम्मीद रखो, उम्मीद पर पूरी दुनिया कायम है। सपना की चाची पूछती हैं क्या हुआ, आज भी नहीं हुआ तेरा सिलेक्शन? मुझे पता था बेटा तेरे बस का नहीं है यहाँ दिल्ली में सर्विस करना। सपना कुछ भी नहीं बोलती है और आंखों से आंसू बहाते हुए मन ही मन सोचती है इस जॉब के लिए मैंने इतनी मेहनत की और मेरे हिसाब से इंटरव्यू भी मैंने अच्छा दिया है था, फिर भी उस बुढ़े संजीव मेहता ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। या मेरी किस्मत ही ख़राब है क्यों कोई भी चीज़ मुझे आसानी से नहीं मिलती है। तब उसकी चाची कहती हैं अब आंखों से आंसू गिराने से कुछ नहीं होने वाला है, अब तू दीदी के पास गांव चली जा, कोई अच्छा लड़का देखकर तेरी शादी कर देते हैं। इस बारे में तेरे चाचा से मैं आज ही बात कर देती हूँ। सपना अपनी चाची को किसी भी बात का जवाब दिए बिना ही वहाँ से उठकर अपने रूम में चली जाती है और भगवान के सामने बैठकर पूछती है कान्हा जी मेरी किस्मत में खुशियाँ लिखना भूल गए थे क्या, या मुझसे कोई बदला ले रहे हो जो कि बचपन में मेरे पापा को मुझसे छीन लिया। मेरी माँ ने जैसे तैसे कर मुझे पढ़ाया लिखाया, मुझे इस लायक बनाया मैं एक अच्छी नौकरी करूं और एक अच्छी ज़िंदगी जी सकूं, लेकिन आज मैंने अपनी माँ का भरोसा शायद खो दिया है। कान्हा जी मैं तो अपनी माँ को हर वो खुशी देना चाहती थी जो आज तक उन्हें मिली नहीं, लेकिन खुशी के बदले आज फिर मैंने उन्हें दुखी कर दिया। क्या हमारी किस्मत में खुशियाँ लिखना भूल गए थे कान्हा जी? आप अपने भक्तों की भक्ति का क्या यही सिला देते हो? क्यों मेरे रास्ते में इतनी अड़चनें पैदा कर रहे हो? सपना अपने ख्यालों में खोई हुई शाम कब हुई पता ही नहीं चला। सपना ओ सपना कहाँ चले गई? ये तेरा सोने का वक्त है, बाहर आ जा और रात के खाने की तैयारी कर ले, मैं मार्केट जा रही हूँ। चाची की आवाज़ सुनकर सपना एकदम चौंक गई और दौड़कर बाहर आकर घर के कामों में लग गई। सब्जी बनाकर चाचा के बच्चों को पढ़ाने लग जाती है। इतने में मार्केट से चाची भी आ जाती हैं और ऑफिस से चाचा भी आ जाते हैं। सपना दोनों को पानी ला कर देती हैं और किचन में चाय बनाने चली जाती है। सपना के चाचा पूछते हैं सपना का आज इंटरव्यू था, क्या हुआ? तुम लोगों ने बताया नहीं। तब चाची तुनक कर बोलती हैं होना क्या है, जो हमेशा होता है वही आज भी हुआ है। आज भी महारानी खाली हाथ घर लौट आई हैं। सपना चाय लेकर आती हैं और कप टेबल पर रखकर अंदर जाने लगती हैं। तब सपना के चाचा पूछते हैं सपना बेटा तुमने आगे क्या सोचा है, फिर से नौकरी की तलाश करोगी या गांव जाना चाहती हो? सपना निराश होकर कहती है चाचा जी आप कुछ समय मुझे और दे दीजिए, एक बार मैं फिर ट्राई करना चाहती हूँ। इसके बाद भी मुझे नौकरी नहीं मिलती है तो मैं खुद ही यहाँ से गांव माँ के पास चली जाऊँगी। तब कमला सपना की चाची भड़क जाती है, अब मुझे कोई समय नहीं देना है। अपने पति से कहती है सुनो जी अब मैं आप और आपकी भतीजी की कोई बात नहीं सुनने वाली हूँ। आप कोई नौकरी की तलाश नहीं करना है, चुपचाप आप 2-3 दिन में इसे गांव छोड़ आओ और इसकी माँ से कहना कोई अच्छा लड़का देखकर इसकी शादी कर ले। अब बड़ी हो गई है, 24 वर्ष हो गए हैं, शादी की उम्र हो चुकी है, कब तक हम इसका खर्चा उठाएंगे? चाची की बात सुनकर सपना रोते हुए अंदर चली जाती है और अपनी माँ के पास जाने के लिए पैकिंग करने लगती है। अपने आप से कहती है मैं कल सुबह ही यहाँ से निकल जाऊँगी, मुझे अब चाची के ताने नहीं सुनना है, वहीं गांव में कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूँगी। इतने में सपना के मोबाइल में एक मेल आता है। वो मेल देखकर चौंक जाती है। ओ सपना वो जब अपना फ़ोन देखती है तो खुश होकर उछल पड़ती है।
भागकर बाहर आती है। चाचा कहते हैं क्या हो गया, क्यों इतना खुश हो रही हो। तब वो कहते हैं चाचा जी मुझे संजीव मेहता की कंपनी में जॉब मिल गई है, अभी अभी मेल आया, मुझे सिलेक्ट कर लिया है, कल से ज्वाइन करना है। सपना के चाचा भी खुश हो जाते हैं, कहते हैं चलो आखिर तुमने साबित कर दिया तुम मेरी ही बेटी हो। चाची भी खुश होकर कहती हैं तेरे मुंह में घी शक्कर, तूने आज बड़ी अच्छी न्यूज़ सुनाई है। सपना चाचा चाची के पैर छूकर अपने कान्हा जी से कहती है मुझे पता था कान्हा जी आप मेरी परीक्षा ले रहे हो, मुझे ऐसे ही आप कैसे छोड़ सकते थे, क्योंकि आप और मेरी तो दोस्ती बचपन की है। अपने दोस्त को आप कैसे रोते देख सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे सखा, मेरे कान्हा, कहती है। फिर कान्हा जी को धन्यवाद करके अपनी माँ को फ़ोन करती, माँ मुझे नौकरी मिल गई है, कल सुबह 9 बजे मुझे ऑफिस में बुलाया है। राधा कहती हैं मुझे पता था तुझे आज नौकरी ज़रूर मिलेगी, तो यूं ही मायूस हो रही थी, अब मन लगाकर काम करना बेटा, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। दोनों माँ बेटी भाव खो जाती हैं, फ़ोन पर ही दोनों रोने लग जाती हैं। हमेशा की तरह सपना सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा कर सबके लिए नाश्ता बनाकर रख देती है और अपनी तैयारी करने लग जाती है। इतने में चाची उठकर बाहर आती और सपना से कहती अरे सपना तूने क्यों ये सब किया, मैं कर लेती। हमेशा सपना को खरी खोटी सुनाने वाली चाची के तेवर एकदम बदल गए। वो कहती हैं कोई बात नहीं चाची, ये काम तो मैं हमेशा ही करती हूँ, आज अलग थोड़ी ना कर लिया, वैसे भी मेरे पास समय बहुत है, ऑफिस के लिए 9 बजे निकलना है। सपना मन ही मन में सोच रही थी चाची कल तो मुझे कोस रही थी, लेकिन आज एकदम चेंज हो गई। सपना को 10 बजे कंपनी पहुंचना था, तो वो ठीक 8:30 बजे घर से निकल गई ताकि उस दिन की तरह लेट ना हो जाए। समय पर कंपनी में पहुंच गए। जैसे वो अंदर जाने लगी वैसे संजीव भी पहुंच गया। सपना उसे पलट कर देखती है और वहीं गेट की साइड में खड़ी रहती है। संजीव गाड़ी से उतरकर सपना के पास जाकर उसे देखकर मुस्कुरा कर अंदर जाता है। संजीव के बिहेवियर से सपना को आश्चर्य होता है। कल तो बूढ़ा एकदम गुस्से में था, मुझे कच्चा ही खा जाएगा ऐसे घूर रहा था, आज बड़ा मुस्कुराते हुए देख रहा था। फिर खुद से ही कहती है बड़े लोगों की बड़ी बात, पल पल में इन पैसे वालों का मूड चेंज होता रहता है। खैर मुझे इन सब बातों से क्या लेना देना, मुझे तो अपनी जॉब मिल जाए वही काफ़ी है। गार्ड कहता मैडम जी खड़े खड़े यहाँ क्या सोच रही हो, क्या आपको अंदर नहीं जाना है। तब वो अपने ख्यालों से बाहर निकलकर जल्दी से अंदर चली जाती है। वो रिसेप्शन में बैठ कर इंतज़ार करती है। थोड़ी देर में संजीव का मैनेजर बाहर आकर सपना से कहता है सपना जी आपको सर ने अंदर बुलाया है, चलिए। सपना कहती आप कौन हो। तब मैनेजर कहता है सर का पर्सनल मैनेजर रोहित राणा हूँ। सपना फिर पूछती हैं आप सर की कंपनी में काम करते हो और ख़ास बात यह है कि आप उनके पर्सनल मैनेजर भी हो, तो आप सर के बारे में सब कुछ जानते होंगे। मेरा मतलब है कि उनका नेचर कैसा है। रोहित कहता है क्यों पूछ रही हैं आप ऐसा, वो मुझे डर लग रहा है इसलिए। रोहित मुस्कुरा के कहता सर अच्छे हैं, आप अंदर चली जाओ। सपना लंबी सांस लेती और अंदर दरवाजे के पास खड़ी होकर सर गुड मॉर्निंग, में आई कम इन। संजीव मेहता सपने को गुस्सा में कहते हैं कम इन। सपना खड़ी रहती है और बैठने का इंतज़ार करती है। सिट डाउन। सपना फिर भी डरी सहमी खड़ी रहती। संजीव कहता है मैंने कहा बैठो, सुना नहीं तुमने या बहरी हो। तब सपना जल्दी से बैठ जाती है। संजीव कहता है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। तभी संजीव मेहता कहता है तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है। संजीव का ऐसा सवाल सुनकर सपना कंफ्यूज होती है और कहती है ये कैसा सवाल है, आपकी कंपनी से मुझे मेल आया था कि मुझे यह जॉब मिल गई और आज से ही ज्वाइन कर सकती हूँ, फिर आप पूछ रहे हैं किसने बुलाया। मैं तुम्हें देखना चाहता था, आज भी तुम मुझे भला बुरा कहती हो या भूत बनकर खड़ी रहती हो। मजाक कर रहा था, वो सामने वाला केबिन तुम्हारा है, तुम्हें सारा काम रोहित समझा देगा और मुझे हर काम परफेक्ट चाहिए। मैं समय का पाबंद हूँ, हर काम समय पर होना चाहिए और ईमानदारी से होना चाहिए। अब जाओ यहाँ से, अपने काम पर लग जाओ। सपना थैंक यू सर बोलकर रोहित के साथ अपने केबिन में चली जाती। सबसे पहले वो अपने पर्स में से कान्हा जी की मूर्ति निकालती है और अपने
टेबल के कोने पर रखकर हाथ जोड़कर कान्हा जी को धन्यवाद कहती है। रोहित सपना को सारा काम समझा देता और वहाँ से चला जाता है। सपना अपना काम करने लग जाती है। सपना हर रोज़ समय पर ऑफिस आती, समय पर सब काम ईमानदारी से करती है। समय की गति तेज़ी से आगे बढ़ती जा रही थी। सपना को संजीव मेहता की कंपनी में काम करते हुए 1 महीना हो गया। अपने ऑफिस में सपना सबसे घुल मिल गई और रोहित से उसकी अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं। एक दिन रोहित ने सपना से पूछा, तुम कहाँ की रहने वाली हो? सपना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। यहाँ दिल्ली में मेरे चाचा चाची के साथ रहती हूँ। तब रोहित खुश होकर बोला, वो भी, मैं भी देवभूमि हिमाचल का रहने वाला हूँ। हुए ना हम दोनों पहाड़ी, अब खूब जमेगी 2 पहाड़ियों की दोस्ती। सपना खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, जी हाँ, 2 पहाड़ी मिलकर मचाएंगे धमाल। रोहित सपना को देखते ही रहेगा, क्योंकि इस 1 महीने में सपना कभी खुलकर हंसी नहीं, गुमसुम सी अपने काम में व्यस्त रहती थी। आज सपना का हंसता चेहरा देखकर रोहित ने सपना से कहा, ऐसी ही हंसती रहो, खूबसूरत लगती हो। हंसते हुए सपना मजाकिया अंदाज में कहती है, सच में? हाँ मैडम, सचमुच तुम बहुत खूबसूरत हो। सपना कहती, ओहो, आज बड़े रोमांटिक हो रहे हो। रोहित, मैं तो हमेशा से ही रोमांटिक था, अब तुम्हारे साथ रहकर ज़्यादा हो रहा हूँ। दोनों हंस पड़ते हैं। अब दोनों की दोस्ती और गहरी हो गई। दोनों एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी करने लगे। रोहित बहुत ही चंचल स्वभाव का था, रोते हुए को भी हंसाना जानता था। सपना एकदम शांत स्वभाव की, सीधी सादी सिंपल रहने वाली। दोनों एक दूसरे के अपोजिट पर मगर पक्के दोस्त बन गए। कॉफ़ी, चाय, लंच दोनों साथ में करते थे। जब भी सपना को ऑफिस से घर जाने में देर होती थी तो रोहित सपना को अकेली नहीं छोड़ता था, उससे घर तक अपनी कार में छोड़कर आता था। रोहित मन ही मन सपना को प्यार करने लगा। सपना देखने में बहुत खूबसूरत, लंबी हाइट, गोरी चिट्टी, उसमें उसके लंबे काले घने बाल उसकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देते थे। सपना की खूबसूरती, सादगी और उसके मिलनसार स्वभाव का रोहित कायल हो गया था। रोहित खुद भी यंग, किसी हैंडसम, किसी हीरो से कम नहीं लगता था। उसकी पर्सनालिटी पर ऑफिस में काम करने वाली हर लड़की मर मिटती थी, लेकिन वो किसी और को नजरें उठाकर भी नहीं देखता था। पर उसका दिल सपना के लिए धड़कने लगा था। सपना ने अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। अपने दिल की बात बताने की रोहित ने कई बार कोशिश की, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। अब यही सोच रहा था कैसे वो अपने दिल की बात सपना को बताए। उधर संजीव मेहता किसी ख्याल में खोया हुआ था। इतने में सपना काम के सिलसिले में संजीव मेहता के केबिन में आती है। संजीव को पता ही नहीं चलता उसके कमरे में कोई आया है। उससे किसी ख्याल में खोया देखकर सपना कुछ देर वहीं खड़ी रहती है, फिर थोड़ा हिम्मत करके सर कहकर टेबल में हाथ मार देती है। आवाज़ सुनकर गुस्से में उठ खड़ा होता है। संजीव मेहता सपना से कहता, बेवकूफ़ लड़की, हर बार तुम बिना अनुमति के मेरे सर पर क्यों आकर खड़ी हो जाती हो? तुम्हें बार बार समझाना पड़ेगा क्या? मेरे रूम में आने से पहले इजाज़त लेनी पड़ती है। तब सपना कहती, सर मैंने इजाज़त ली थी, पर आपने शायद सुना नहीं। बको, क्या कहने आई थी? सर ये फ़ाइल देने आई थी, रखो यहाँ पर और यहाँ से दफ़ा हो जा। सपना वहाँ से तमतमाती हुई बाहर आती है और अपने केबिन में बैठकर गुस्से में अपने हाथ मरोड़ने लगती है। फिर बाहर से रोहित आता और सपना को छेड़ते हुए कहता, आज भीगी बिल्ली पहाड़ी शेरनी क्यों लग रही है? क्या हुआ बालिके, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, चुटकी में हल कर दूंगा। तुम मेरी परेशानी का क्या हल करोगे? तुम्हारी वो संजीव सर ही मेरी सबसे बड़ी परेशानी है। जब भी देखो मुझ पर चिल्लाते रहते हैं। गलती उनकी होती है पर डांट मैं खाती हूँ। यार रोहित, क्या मुझसे इनकी पिछले जन्म की कोई दुश्मनी है क्या? इतना क्यों चिढ़ते हैं मुझे देखकर? रोहित कहता, अच्छा ये प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम अभी सॉल्व करता हूँ। लो ये ठंडा पानी पियो और गुस्सा थूक दो, बस परेशानी खत्म। सपना कहती, यार रोहित तुम ना मजाक मत करो मेरे साथ, तुम्हारी बकवास सुनने का मेरा अभी मूड नहीं है। थोड़ी देर दोनों चुप रहते, फिर सपना रोहित से कहती है, रोहित ये मिस्टर संजीव मेहता का स्वभाव अजीब सा क्यों है? कभी खुद मुझे देखकर मुस्कुरा देते हैं और कभी शेर की तरह दहाड़ते हुए आते हैं।
कभी किसी गहरे ख्यालों में खोए रहते हैं। मुझे तो ये आदमी ना थोड़ा साइको लगता है, नॉर्मल इंसान जैसा व्यवहार नहीं है, इसलिए ये आज तक कुंवारे हैं। सपना रोहित से कहती है, तुम जानते हो क्या इनके बारे में ऐसे क्यों है? तब रोहित सीरियस होकर कहता है, जितना मैं जानता उतना शायद ही कोई जानता होगा। संजीव सर के बारे में प्रोफेशनल लाइफ में मेरे लिए सर हैं, लेकिन पर्सनल लाइफ में वो मेरे पिता हैं, बड़े भाई, गुरु समान हैं। आज मैं जो भी उनकी वजह से हूँ, वो नहीं होते तो आज मैं कहीं गुमनाम गलियों में भीख मांग रहा होता। सर बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्हें ऐसे सख्त उनकी परिस्थितियों ने बनाया है। रोहित, मैं कुछ समझी नहीं, उनकी अच्छी खासी परिस्थिति है, फिर भी तुम ये क्या कह रहे हो? मुझे पूरी बात बताओ। सर बहुत ही अच्छे इंसान हैं। सर जिस लड़की से प्यार करते थे वो उन्हें छोड़कर किसी और के साथ शादी कर ली। सपना कहती है, ऐसा क्यों किया? उसने मिस्टर संजीव मेहता के पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ तो है और पर्सनालिटी परफेक्ट है। तो 50 साल के लेकिन लगते नहीं हैं 50 के, एकदम यंग हैंडसम लगते हैं। फिर ऐसी क्या वजह रही होगी जो दोनों अलग हो गए? लेकिन सपना जो को संजीव मेहता की पूरी कहानी बताता है। सर जब लंदन में पढ़ाई कर रहे थे, वहीं उसी कॉलेज में राखी मैम भी पढ़ती थी। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई, साथ बैठना उठना घूमना, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। दोनों पढ़ाई खत्म कर इंडिया वापस आ गए। सर ने अपनी और राखी मैम के रिश्ते की बात घर में माँ पापा को बता दिया। दोनों के घर वाले खुले विचारों वाले थे तो दोनों के रिश्तों को एक्सेप्ट कर लिया। एक दिन सर और मेरे दादाजी काम के सिलसिले में बाहर जा रहे थे। उन दिनों का कार एक्सीडेंट हो गया और दोनों ही की वहीं पर मौत हो गई। उनकी मौत के बाद उनका बिजनेस बर्बाद हो गया था, पूरा परिवार बिखर गया था। सर की उम्र तब 26 साल की थी। तब संजीव सर के समझ में नहीं आ रहा था कि वो अपने परिवार और बिजनेस को कैसे संभाले। अपने बिजनेस को फिर से खड़ा करने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। उस वक्त उनकी माली हालत ठीक नहीं चल रही थी, तो राखी मैम संजीव सर से दूरियां बनाने लगी। ठीक से बात भी नहीं करते थे। संजीव सर मिलने के लिए कहते तो कोई बहाना बनाकर मिलने के लिए मना कर देती थी। एक दिन संजीव सर ने राखी मैम से कहा, मैं तुम्हें आजकल समय नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए तुम मुझसे नाराज़ रहती हो ना? तो ठीक है, अब हम शादी कर लेते हैं, फिर साथ में समय भी बिताएंगे और मिलकर काम भी करेंगे। तो बताओ कल ही कोर्ट मैरिज कर लें क्या? तब राखी मैम कहते, नहीं संजीव, मैं तुमसे अब शादी नहीं करना चाहती हूँ। संजीव, क्यों, क्या हो गया? इन 6 महीनों में ऐसा क्या हो गया जो तुम मुझसे शादी के लिए मना कर रही हो, या कोई और वजह है? राखी, वजह ये है कि मुझे ऐसो आराम की ज़िंदगी जीने की आदत है। क्या तुम मुझे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी अब दे सकते हो? संजीव, राखी ऐसा मत कहो यार, मुझे कुछ वक्त दे दो, मैं सब ठीक कर दूंगा, सब पहले जैसा होगा। तब राखी कहती है, मुझे नहीं लगता अब तुम सब ठीक कर पाओगे, तो मैं क्यों झेलूँ तुम्हारे साथ परेशानी? मैं तुम्हारे साथ फटीचर ज़िंदगी जीना नहीं चाहती हूँ। वैसे भी मैं किसी और से शादी कर रही हूँ, इसलिए अब आगे से मुझे फ़ोन मत करना और मुझे हमेशा के लिए भूल जाओ, यही तुम्हारे लिए और मेरे लिए अच्छा होगा। फ़ोन काट देती है। यही है सर की ज़िंदगी की कहानी और सच्चाई। तब सपना कहती है, कोई औरत इतनी मतलबी भी हो सकती है, आज पता चला। रोहित कहता है, सर ने अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाला है और अपने डूबे हुए बिजनेस को फिर से शुरू करने के लिए बहुत संघर्ष किया है और आज उसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहले था। उसके बाद सर ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और ज़िंदगी में कभी शादी ना करने का फ़ैसला कर लिया। आज राखी मैम संजीव सर को छोड़कर पछता रही होंगी। हाँ, सही कहा तुमने। सुना है कि जिस अमीरजादे से शादी करी थी उस आदमी ने उन्हें छोड़ दिया और दूसरी शादी कर लिया है। सपना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो उन्होंने सर के साथ किया वही उस आदमी ने उसके साथ किया। अपने कर्मों का फल सबको यहीं और हाथों हाथ मिल जाता है। ईश्वर सबके साथ बराबर का इंसाफ करते हैं। सपना कहते, रोहित, जब ऐसे दुर्घटनाएं हुई सर के साथ तो तुम छोटे बच्चे होगे, फिर तुम्हें ये सारी बातें कहाँ से पता चली? रोहित कहता, दादी माँ ने बताया है। अरे तुम्हारी दादी भी है? रोहित, नहीं, यशोदा दादी यानी कि सर की मम्मी।
तब सपना कहती हैं, रोहित ये सब तो ठीक है, तुम गुमनाम गलियों में भीख मांग रहे होते, अगर सर ना होते तो क्या हुआ होता तुम्हारे साथ, और तुम्हारे घर में कौन कौन है? सपना, मैं अनाथ हूँ, मेरे घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, मेरे सब कुछ सर और यशोदा दादी माँ हैं, वही मेरा परिवार है। मेरे दादाजी सर की कंपनी में काम करते थे, वो एक काउंटर का काम देखते थे, लेकिन सर के पापा और मेरे दादाजी का संबंध एक मालिक और नौकर का ना होकर दोस्ती का रिश्ता था। मोहन दादाजी यानी कि सर के पापा जी मेरे परिवार को अपना परिवार समझते थे, उन्हें पैसों का गुरूर कभी नहीं रहा, वो एक आम इंसान की तरह रहना पसंद करते थे। उन दिनों की मृत्यु के बाद मेरे पापा ने अपनी जॉब छोड़कर सर के ऑफिस में दादाजी की जगह और उन्हीं का काम संभालने लगे, क्योंकि संजीव सर बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। फिर समय के साथ साथ सब कुछ ठीक हो गया, सर का काम फिर से चल पड़ा, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। हमारे घर खुशियाँ आने वाली थी, मेरी मम्मी फिर से माँ बनने वाली थी, डिलीवरी का समय नज़दीक आ गया, फिर से हमारे घर में किलकारियाँ गूंजने वाली थी, मगर हमें क्या पता था कि खुशियाँ की जगह हमारे घर में मातम छाने वाला था। माँ को लेबर पेन होने लगा, पापा उन्हें हॉस्पिटल ले गए और थोड़ी देर में माँ ने एक बच्ची को जन्म दिया, और कुछ देर बाद बुरी खबर लेकर नर्स बाहर आई, माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये खबर सुनकर पापा बेहोश होकर गिर पड़े, उन्हें सर ने वहीं हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया और चेकअप करने का पर पता चला कि पापा को हार्ट अटैक आया है। वो यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सके और इस दुनिया से वो माँ के साथ चले गए। मेरी बहन की भी 2-3 दिन बाद मृत्यु हो गई। सब मुझे बीच राह पर यूँ अकेला छोड़कर चले गए। तब मैं 5 साल का रहा हूँगा। तब से मेरा पालन पोषण सर और यशोदा दादी माँ ने किया है, मुझे पढ़ाया लिखा, उच्च शिक्षा दी, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी। शायद इतना मेरे लिए मेरे पापा भी नहीं कर पाते जो इन्होंने मेरे लिए किया है। आज मैं जो भी हूँ इन्हीं के बदौलत हूँ। सर का एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊँगा। कभी ऐसा वक्त आए सर को मेरी जान की ज़रूरत आन पड़े तो मैं हंसकर अपनी जान उन पर कुर्बान कर दूँगा। अब तुम ही बताओ सपना, अगर और यशोदा दादी माँ ना होते तो मैं गुमनाम गलियों में भीख ही तो मांग रहा होता ना। मेरे अपनों ने तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। तब सपना कहती है, रोहित तुम्हारी बड़ी दर्द भरी कहानी है, सुनकर दिल भावुक हो गया। मैं तुम्हारे दर्द को महसूस कर सकती हूँ। माता पिता को खोने का दर्द क्या होता है ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। मैंने भी बचपन में अपने सबसे प्यारे पापा को खो दिया था। तुम्हारा वो और मेरा दर्द एक जैसा है, लेकिन तुम्हारा दुख मेरे दुख से बड़ा है, क्योंकि तुमने माँ बाप दोनों खो दिया है। मैं किस्मत वाली हूँ, पिता नहीं है पर मेरी माँ मेरी दोस्त, मेरी भगवान, मेरी दुनिया मेरे साथ है। दोनों भावुक हो जाते हैं और कमरे में सन्नाटा पसर जाता है। फिर सपना चुप्पी तोड़कर कहते, मैं संजीव सर को कितना गलत समझती थी। मैं तो उन्हें विलेन समझती थी, वो तो बहुत अच्छे इंसान निकले। सपना, अरे रोहित चलो तुम भी जाओ काम करो और मैं भी अपने काम में लग जाती हूँ। कहीं बब्बर शेर ने देख लिया तो मुझे कच्चा खा जाएगा। तुम्हें तो कुछ कहेंगे नहीं, तुम उनके चहीते जो हो। खामोखा मैं बलि का बकरा बन जाऊंगे। दोनों हंस पड़ते हैं और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। सपना को संजीव मेहता की कंपनी में काम करते 6 महीने हो गए थे। अपना काम लगन और पूरी ईमानदारी के साथ करती थी। कंपनी में सब उससे अच्छा मानते थे। मिस्टर मेहता भी सपना के काम से खुश थे। वो पूरी ईमानदारी लगन मेहनत से काम करती थी। ऐसे अपने काम के प्रति निष्ठा रखने वाले लोगों को मिस्टर मेहता बेहद पसंद करते थे। सपना का काम करने का तरीका बिल्कुल मेहता जैसा था, इसलिए संजीव सपना ने से खुश थे, पर वो सपना को जताते नहीं थे। हर वक्त उसके साथ रूखा व्यवहार कहते थे। कुछ दिन बाद संजीव रोहित को अपने रूम में बुलाता और पूछता है, ये सपना तुम्हें कैसी लगती है? रोहित संजीव की ऐसी बात सुनकर एकदम चौंक जाता और कहने लगा, सर मैं समझा नहीं, आप क्या कहना चाहते हैं? तब संजीव कहता, अरे बाबा तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? मेरा मतलब है कि उसका व्यवहार कैसा है, काम कैसा करती, हर वक्त तुम
उसके साथ रहते हो तो तुम्हें पता होगा रोहित। शर वो नेचर की अच्छी है, मिलनसार स्वभाव की है, सबका दुख दर्द समझने वाली लड़की है। काम के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, अपने काम के प्रति एकदम सजग रहती है, बिल्कुल आपकी तरह काम करती है। सब कुछ उसको एकदम परफेक्ट चाहिए, कहीं कोई भी गलती नहीं होने देती है। अपने हर एक पल का सही सदुपयोग करती है, समय को बिल्कुल ज़ाया नहीं होने देती। सर बिल्कुल सही कहा तुमने, जो मैं सोचता हूँ उसके बारे में वही तुमने भी मुझे बताया है। बहुत ही गुड़ी और होनहार लड़की है, एक दिन वो जीवन में बहुत आगे जाएगी। बिल्कुल सर, मैं भी यही मानता हूँ, लेकिन आप उसी के साथ हर वक्त रूखा व्यवहार क्यों करते हैं? तब संजीव कहता, मेरा रूखा व्यवहार उसे आगे बढ़ने में मदद करेगा। उसकी मैं तारीफ़ करने लगूंगा तो वो काम के प्रति लापरवाह हो जाएगी। ठीक है। रोहित कहता, सर आपने सही कहा, मुझे भी आपका लाड प्यार मिलता तो शायद आज मैं यहाँ ना होता, क्या पता मैं भी बिगड़ जाता। संजीव का आभार व्यक्त कर रोहित बाहर निकलता है, लेकिन संजीव उसको अपने पास बुलाता है और रोहित से पूछता है, तुम्हें सपना पसंद है? मेरा मतलब है, क्या तुम सपना से प्यार करते हो? रोहित घबरा जाता है और साथ ही शर्मा भी जाता है। संजीव, मिस्टर संजीव मेहता कहते हैं, डरो और शर्माओ मत, जो तुम्हारे दिल में है मुझे बता सकते हो। रोहित, ये क्या कह रहे हैं सर आप? जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ वो मेरी अच्छी दोस्त है, बाकी कुछ नहीं है। संजीव, मुझसे नज़रें मिला के बात करो, अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए कुछ नहीं है तो मुझसे तुम कुछ भी छिपा नहीं सकते। मैं तुम्हारा चेहरा देखकर बता सकता हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, तुम किस समय क्या सोचते हो ये मुझसे छुपा नहीं है। आप सही सही बताओ, माजरा क्या है? रोहित, सर आपसे मेरी कोई बात छिपी नहीं है, तो ये बात कैसे मैं आपसे छुपा सकता हूँ? हाँ, ये सही है कि मैं सपना से बेहद प्यार करता हूँ, अपनी ज़िंदगी से भी ज़्यादा। लेकिन सर वो मुझसे प्यार करती है या नहीं मुझे पता नहीं है, कभी उसके व्यवहार से ऐसा लगा नहीं। वो भी मुझे चाहती है तो देर किस बात की है? जाओ और अपने प्यार का इजहार कर दो। प्यार नहीं भी करती है तो करने लगेगी। तुम किसी हीरो से कम थोड़ी ना हो, हैंडसम हो, स्मार्ट हो, सारी ऑफिस की लड़कियां तुम पर मरती हैं, तो सपना तुमसे प्यार क्यों नहीं करेगी? वो भी लड़कियां खुद कभी नहीं करती हैं, अपने प्यार का इजहार लड़कों को खुद करना पड़ता है। इसलिए जाओ जल्दी और प्रपोज कर दो, कहीं तुम्हें प्रपोज करने में देर हो गई तो कोई और ले जाएगा डोली में बैठाकर, फिर तुम जिंदगी भर देवदास बनकर रोते रहना। दिल टूटने पर बहुत दर्द होता है, वो प्यार मिले जख्म कभी दिल से मिटते नहीं हैं। जी सर, कोशिश करूँगा। कोशिश नहीं, जाकर बोल दो, जो होगा देखा जाएगा। अगर हाँ करती है तो तुम दोनों की शादी मैं धूमधाम से कराऊँगा। रोहित खुश होकर जाने लगता है। इतने में मिस्टर मेहता कहते हैं, अरे रोहित, जिस काम के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था वो तो कहना भूल गया था यार। सर क्या बात है, कहिए। आज कितनी तारीख है? सर 5। तो सुनो, आज से 15 दिन बाद यानी कि 20 तारीख को माँ का 7वां जन्म दिवस है, तो इस बार मैं माँ का जन्मदिन घर पर सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, क्योंकि जब से पापा की मृत्यु हुई है तब से माँ ने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया है। इस बार मैं माँ को सरप्राइज़ देना चाहता हूँ। माँ को इस बारे में भनक नहीं लगनी चाहिए। जन्मदिन की सारी तैयारियां करने की जिम्मेदारी तुम्हारी। हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो सपना को साथ ले लेना। ठीक है रोहित सर, ठीक है, मैं आज से ही इस तैयारियों में जुट जाता हूँ। लेकिन दादी को हम कैसे छिपाएंगे जन्मदिन वाली बात? वो तो हमेशा घर पर ही रहती हैं, तुम्हें पता नहीं? माँ उस दिन सुबह ही मंदिर जाती हैं और वहाँ से NGO अनाथ आश्रम वृद्धाश्रम जाती हैं और शाम को ही लौट कर आती हैं। तब तक तुम सारी तैयारियां कर लोगे। ओके सर, ठीक है, अब तुम जाओ। 2 दिन बाद रोहित कनक के पास जाता है। कनक रोहित की बेस्ट फ्रेंड कनक से कहता है, कनक यार, हम बहुत दिनों से कॉफ़ी शॉप नहीं गए, तो चलो आज ऑफिस के बाद कॉफ़ी पीने चलते हैं। ठीक है, चलो मैं तैयार हूँ। रोहित, चलो आज सपना को भी ले चलते हैं। कनक कहते हैं, लेकिन सपना से पूछना पड़ेगा। रोहित कहता है, तो क्या दिक्कत है, चलो पूछ लेते हैं। सपना तुम्हारी भी बेस्ट फ्रेंड है, कभी मना नहीं करेगी।
दोनों सपना के रूम में जाने के लिए उठते हैं। तभी कनक कहते, रोहित आज तुम्हें अचानक कॉफ़ी जाने की क्या सूझी? तुम खुद से कभी तैयार नहीं होते थे वहाँ जाने के लिए, मुझे ही तुम्हें मना कर ले जाना पड़ता था। आज ऐसी क्या बात हो गई जो तुम वहाँ जाने के लिए इतने एक्साइटेड हो रहे हो? कॉफ़ी पीने का मन है या कुछ और बात है? रोहित, कॉफ़ी भी पीनी है और कुछ बात भी करनी है। चलो अब सपना से पूछते हैं। दोनों सपना के केबिन में घुस जाते हैं और सपना मजाकिया अंदाज में कहती है, तुम दोनों को किसी ने ये नहीं सिखाया किसी के केबिन में आने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। जाओ बाहर और मुझसे पूछकर अंदर आओ। वो दोनों दरवाजे पर खड़े होकर, मैम हम अंदर आ सकते हैं? हम अब आ सकते हो। तीनों हंस पड़ते हैं। सपना, तुम दोनों अभी कैसे यहाँ आए? कहीं बब्बर शेर ने तीनों को एक साथ देख लिया तो गजब हो जाएगा। तुम तो बच जाओगे, मार मैं खाऊंगी मुझसे उन्हें पिछले जन्म की दुश्मनी जो है। रोहित कहता है, नहीं सपना, वो तो बाहर से तुम्हारे साथ सख्त रहते हैं, अंदर से तुम सर तो तुमसे और तुम्हारे काम से काफ़ी इम्प्रेस हैं। सर ने खुद मुझे बताया है। अच्छा, वो खड़ूस मुझसे इम्प्रेस हो ही नहीं सकता। रोहित कहता, मैं सच कह रहा हूँ यार। कनक कहती है, सपना रोहित सही कह रहा है। तब तो अहो भाग्य मेरा जो मुझसे बब्बर शेर इम्प्रेस है। तीनों खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। चलो छोड़ो इन बातों को, वैसे क्यों आए हो तुम दोनों यहाँ? कनक कहती है, सपना आज ऑफिस के बाद बाहर चलते हैं। कहीं तेरा मतलब है कि कॉफ़ी पीने चलते हैं कॉफ़ी शॉप? सपना, नहीं यार मैं नहीं जा सकती, मुझे टाइम से घर पहुँचना होता है। थोड़ी देर में होती है तो चाची 1000 सवाल पूछती हैं। ये सब सुनना मुझे अच्छा नहीं लगता है। रोहित कहता है, ये तुम्हारी चाची भी ना तुम्हारी ज़िंदगी में विलन का रोल निभा रही हैं। फिर कनक कहती है, हम देर नहीं करेंगे। जिस समय तुम रोज़ घर पहुंचती हो उसी समय हम तुम्हें घर तक छोड़ देते हैं। क्या चाहती हो, सोचती हो? सपना कुछ देर सोचती है और बोलती है, चलो ठीक है। वो दोनों खुश हो जाते हैं। शाम को तीनों निकल पड़े कॉफ़ी शॉप। रोहित ने सबके लिए कॉफ़ी मंगवाई। सपना और कनक हंसी मजाक करते कॉफ़ी पी रहे थे, लेकिन रोहित कॉफ़ी का कप हाथ में लिए कुछ सोच रहा था। उसका ध्यान उन दिनों की बात पर नहीं था, कहीं खोया हुआ था। तब कनक चुटकियां बजाकर कहती है, मिस्टर रोहित कहाँ खोए हुए हो? एंजॉय करो यार। फिर कनक को याद आता है, अरे रोहित तुम आज कुछ और बात करने वाले थे, क्या बात है बताओ? तुमने कहा था यही बताओ कि मैंने नोटिस किया है तुम खोए खोए से लग रहे हो। सपना कहती है, हाँ बताओ, हमें भी सुनना है। क्या है, क्या कोई परेशानी है तो कनक और मैं मिलकर चुटकियाँ सॉल्व कर देंगे। दोनों हंसने लगते हैं। कुछ देर बाद रोहित कहता है, सपना मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो, क्या कहना है? जो भी कहना है निसंकोच और हक से कहो, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। इतना क्यों डर रहे हो? रोहित धीरे से कहता, काश तुम मेरे बिना कहे ही मेरे दिल का हाल समझ लेती, मुझे तुमसे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दोनों कहती है, अंदर ही अंदर क्या बड़बड़ा रहे हो? जो कहना है ज़ोर से कहो। रोहित, कुछ नहीं। सपना और कनक साथ में बोल पड़ी, क्या हुआ, तुम भूत बनकर क्यों बैठे हो, बताओ ना। रोहित, सपना, मैं कहते हुए अपने हाथों को मल रहा था और बहुत ही नर्वस हो रहा था। सपना कहती है, क्या मैं कर रहे हो बकरी की तरह? बोलो भी अब। रोहित कुछ नहीं बोल पा रहा था। तब सपना अपनी घड़ी में टाइम देखती है और कहती है, तुम्हें कुछ कहना नहीं है तो मत कहो, टाइम ज़्यादा हो गया है, चलो चलते हैं घर। सपना घर पहुंचना है। सपना उठ कर जाने लगती है। तब मोहित पीछे से सपना, आई लव यू। सपना रोहित के मुंह से ये सब सुनते उसके कदम वहीं रुक जाते हैं और पलट कर देखती है और कहते, रोहित अब ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं सपना, सच है। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, बहुत दिनों से तुम्हें अपने दिल की बात बताना चाहता था मगर हिम्मत नहीं हुई। आज यही बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया था। आई लव यू यार। कब तुम्हारे साथ काम करते करते तुमसे प्यार कर बैठा पता ही नहीं चला, इसलिए आज अपने दिल की बात मैंने तुमसे कह दिया। और मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए दोस्ती ही है या उससे बढ़कर कुछ और? कनक रोहित की बात सुनकर अचंभित हो जाती है और कहती है, सच रोहित, तू भी किसी लड़की से प्यार कर सकते हो?
कितनी लड़कियां तुम्हें प्रपोज कर चुकी हैं, लेकिन तुमने उन सबको ठुकराया था। कनक मजाकिया अंदाज में कहती है, मैं तो सोच रही थी क्या पता तुम मुझसे प्यार करते हो इसलिए उन सब लड़कियों से दूर रहते हो, पर तुमने तो आज गजब कर दिया। हाँ कनक, तुमने मुझे दोस्ती वाला प्यार है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता है। रही बात लड़कियों को रिजेक्ट करने की, तो मुझे आज तक कोई सपना जैसी स्पेशल लड़की नहीं मिली थी ना, इसलिए उन्हें ठुकरा देता था। समझ गई, कनक कहती है। मैं तो समझ गई, लेकिन वो समझी या नहीं पूछ तो उसे। रोहित, सही कहा तुमने, सपना चुप क्यों हो, बोलो। अब मैं क्या बोलूँ, मुझे बोलने का मौका कहाँ मिला, तुम दोनों ने डिसाइड कर लिया। कनक कहती है, तो रोहित भी, तुम भी रोहित से प्यार करती हो? ओह हो, अगर आग दोनों तरफ लगी है, पर एक दूसरे से कहने में दोनों शर्मा रहे थे। सपना कहती है, बस हो गया तुम्हारा, मुझे कोई प्यार वार नहीं हुआ। रोहित सिर्फ मेरा दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं, और अब इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास समय नहीं है। ज़िंदगी में आगे मुझे बहुत कुछ करना है, अपने सपने पूरे करने हैं। अभी तो मेरी ज़िंदगी की शुरुआत हुई है, अभी इन सब बातों में पड़कर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी माँ ने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए कितना संघर्ष किया, दुनिया की सारी तकलीफ़ें खुद झेलती रही और मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया। माँ और पापा की जिम्मेदारी अकेली निभाती रही। अब मैं अपनी माँ को दुनिया की सारी खुशियाँ देना चाहती हूँ। मैं उंगली पकड़कर मेरे लड़खड़ाते कदमों को सहारा देकर मुझे चलना सिखाया है। अब मैं उनकी उंगली पकड़कर उनका सहारा बनना चाहती हूँ। मुझे बेटी और बेटे का फ़र्ज निभाना है। रोहित, मैं कोई और ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, तुम अपने तरीके से जी सकती हो और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला खुद ले सकती हो। पर ये किसने कह दिया तुमसे किसी से प्यार करने से सपने पूरे नहीं होते, सारे काम रुक जाते हैं क्या? जो प्यार करते हैं वो अपना काम छोड़ देते हैं। तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है तो कोई बात नहीं, पर ये क्या बात हुई, प्यार में पड़ने से समय बर्बाद हो जाता है। और रही बात तुम्हारी मम्मी की, तो कौन उनके खिलाफ़ जाकर प्यार करने को बोल रहा है? मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी मम्मी का दुख दर्द और तुम्हारा दर्द भी। सपना, मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, मैं जा रही हूँ। सपना वहाँ से चली जाती है। कनक और रोहित कुछ देर वहीं बैठे रहते हैं। रोहित की आंखों से आंसू गिर जाते हैं। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल रहा था। चुलबुली, नटखट और तेज तर्रार कनक भी सपना की बात सुनकर एकदम चुप और शांत दिख रही थी। रोहित के लिए उससे बहुत बुरा लग रहा था। बुरा लगे भी क्यों ना, उसका बचपन का दोस्त जो है। रोहित और कनक भी अपने अपने घर के लिए चले गए। सपना भी अपने घर पहुंच गई और खाना खाकर अपने रूम में सोने चली गई। उसको नींद कहाँ आने वाली थी, बार बार रोहित की बात उसके दिमाग में घूम रही थी और उसे रोहित के लिए बहुत बुरा भी लग रहा था, क्योंकि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त का दिल आज उसकी वजह से दुखा है। सोच रही थी जब से मुझे मिला है मेरी कितनी मदद की है, उसने मुझे एक पल भी अकेला नहीं छोड़ा। मेरी कितनी परवाह करता है, लेकिन आज मैं ही उसका दिल दुखा दिया। सोचते हुए कब उसे नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार होकर कंपनी के लिए निकल जाती है। मन ही मन सोचते हुए जा रही थी, सबसे पहले मैं रोहित से कल की बात के लिए माफ़ी मांगूंगी। ऑफिस के गेट के बाहर दोनों का आमना सामना होता है। जब रोहित सपना को देखता है तो नज़रें चुराकर अंदर की तरफ जाता है। सपना पीछे से, रोहित क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? आज कुछ कहे बिना ही जा रहे हो। रोहित, कुछ नहीं, तुमसे नाराज़ नहीं हो, खुद से नाराज़ हो। खुद से क्यों नाराज़ हो? ऐसा क्या हो गया है जो खुद से नाराज़ होना पड़ रहा है? ऐसा बोलो ना, मुझसे नाराज़ हो, ये क्या बात हुई? प्यार करना ना करना तो दिल की बात है, इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है। फिर इस प्यार के चक्कर में हमारी इतने दिनों की दोस्ती ख़राब क्यों कर रहे हो? रोहित, किसने कहा दोस्ती ख़राब हो गई? बस मैं थोड़ा डिस्टर्ब हूँ, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ऑफिस का वक्त हो गया है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी जाओ। सपना वहीं खड़ी होकर
कहीं खोई हुई थी। इतने में कनक आई और सपना से कहा, खोई हुई हो, चलो ऑफिस का टाइम हो गया। दोनों वहाँ से अपने अपने केबिन में चली जाती हैं। शाम को भी रोहित सपना से बिना मिले ही ऑफिस से घर चला गया। सपना रोहित के इस व्यवहार से बहुत दुखी थी। सपना भी हमेशा की तरह समय पर अपने घर जाती है। घर जाकर रात का खाना खाकर सोने की कोशिश कर रही थी, पर नींद नहीं आ रही थी, तो वो छत पर चली जाती है और अपनी माँ को फ़ोन करती है। राधा सपना से कहती, इतनी देर तक आज तू सोई नहीं। तब सपना मायूस होकर कहती, माँ मुझे नींद नहीं आ रही थी और आपकी बहुत याद आ रही थी। बेटा मैं तो हमेशा तेरे साथ हूँ, दूर हूँ तो क्या हुआ, तेरा मेरा प्यार मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है, फिर भी तू मुझे इतना याद क्यों करती है। माँ अब मैं आपसे दूर नहीं रहूँगी, अब मैं पैसे कमाने लगी हूँ, आपको अब मेरे साथ यहाँ आना होगा। आप और मैं फिर साथ रहेंगे। मैं अगले महीने लेने आ रही हूँ, अब आप यहाँ आने के लिए मना मत करना। राधा कहती, मैं तेरे साथ आऊँगी, पर आज तेरी आवाज़ बुझी बुझी सी क्यों लग रही है। तू बाकी दिनों की तरह मुझे बात नहीं कर रही है। बात क्या है बेटा। कुछ नहीं माँ, बस यूँ ही। मैं तेरी माँ हूँ, कब तू खुश रहती है और कब दुखी तुझे सब पता चल जाता है मुझे। अब बता क्या हुआ। माँ मैंने कल रोहित का बहुत दिल दुखाया है, मेरी वजह से वो बहुत दुखी है। माँ इसलिए मैं भी दुखी हूँ। क्या हुआ, लड़ाई हो गई तुम दोनों के बीच। नहीं माँ लड़ाई नहीं हुई है, तो फिर क्या हुआ है। माँ आप मेरी माँ के साथ साथ सबसे अच्छी दोस्त भी हो, आपसे मैं कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ, ये बात भी नहीं छुपाऊंगी। माँ हाँ ठीक है, मुझे पहेलियाँ मत पूछा, क्या हुआ वो बता। माँ वो मुझसे प्यार करता है, कल ही उसने मुझे बताया था। माँ और तू, मैं उससे प्यार नहीं करती हूँ, सिर्फ वो मेरा अच्छा दोस्त है और कभी मैंने उसे नज़र से देखा ही नहीं है। कल अचानक उसने मुझे प्रपोज कर दिया, मुझे गुस्सा आया और उसे डांट कर वहाँ से चली गई थी, तो कल से वो मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है। राधा सपना से कहती है, तू प्यार नहीं करती है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस ज़माने में ऐसा लड़का मिलना किस्मत की बात है। इतने बड़े शहर में रहता है और देखने में कितना स्मार्ट है, उससे तो अच्छी लड़कियां मिल सकती हैं। वो उन सबको छोड़कर तुझे प्यार करता है और तेरी परवाह करता है, हर वक्त तेरा ख्याल रखता है। एक अच्छे जीवन साथी में जो गुण होना चाहिए, वो सब गुण रोहित में है। सपना कहते, माँ आप तो रोहित से कभी मिली नहीं, तो फिर ये सारी बातें कैसे जानती हो। और वो स्मार्ट है, कैसे पता आपको। पागल भूल जाती है तू ही तो रात दिन उसका गुणगान किया करती है और उसकी फ़ोटो भेजी थी, भूल गई क्या। मैं भी कितनी बेवकूफ़ हूँ। दोनों हंस पड़ती हैं। सपना, पर माँ मैंने तो सिर्फ उसके बारे में बताया है, आप कभी मिली नहीं, तो फिर आप कैसे कह सकती हो रोहित अच्छा लड़का है। बेटा उम्र का अनुभव है, इंसान को बिना देखे परख सकती हूँ। उसके चेहरे पे जो भोलापन है ना, वही भोलापन उससे अच्छा इंसान बनाता है। मुझे मिलने की ज़रूरत नहीं है, फिर मेरी बेटी किसी गलत आदमी से दोस्ती नहीं करेगी, ये विश्वास है मुझे। थैंक यू माँ, आपके इस विश्वास से ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। राधा कहती है, सपना एक बार तुम इस रिश्ते के बारे में सोचना ज़रूर। रोहित तुम्हारे लिए अच्छा जीवन साथी साबित होगा, ये मेरा विश्वास है। आज नहीं तो कल तुम्हें शादी तो करनी है। एक दिन बेटियों को बाबुल का घर छोड़कर अपने साजन के घर जाना ही पड़ता है। तब सपना कहती, माँ मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी, ज़िंदगी भर आपका बेटा बनकर मैं आपके साथ रहूँगी, आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, समझ गई आप। राधा कहती, कौन कहता है तुम मुझे छोड़कर जाओ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही तो हूँ। शादी हो जाने से मैं तुम्हारे लिए पराई थोड़ी ना हो जाऊँगी। जब मन लगा तुम्हारे पास आया करूँगी, कभी मन नहीं लगा तो यहाँ गांव में आ जाया करूँगी। फिर बेटा आज तो मैं हूँ तेरे पास, हमेशा थोड़ी ना रहूँगी। मेरी उम्र अब ढलान पर है, जब मैं नहीं रहूँगी तो तुम्हें भी ये जीवन जीने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। अकेले ही जीवन नहीं काटा जा सकता है। माँ पापा के बाद आपने भी तो ज़िंदगी अकेले ही काटा है। कौन है आपका सहारा। बेटा
तू है मेरे जीने का सहारा, तेरे लिए आज तक जिंदा हूँ। माँ छोड़ो इन बातों को, आगे की आगे देखेंगे। अभी आप आराम करो, मैं भी सोती हूँ। माँ इस बारे में सोचना ज़रूर। उधर रोहित भी रात भर ये सोचता रहा कि मैं ऐसे ही सपना से नाराज़ हूँ, इसमें उसकी क्या गलती है। कल मिलकर उसे मना लूँगा। उधर सपना भी मन ही मन सोच रही होती है, कल ऑफिस जाकर जो हमारे बीच मनमुटाव है उसे ख़त्म करके पहले जैसे दोस्त बनकर हंसी खुशी साथ में मिलकर रहेंगे। अगले दिन सुबह जल्दी आकर रोहित ऑफिस के बाहर सपना का इंतज़ार करता है। सपना भी समय पर पहुंच जाती है। रोहित, मुझे माफ़ कर दो, जो व्यवहार मैंने उस दिन तुम्हारे साथ किया था, मैंने जाने अनजाने में तुम्हारा दिल दुखाया है। रोहित कहता है, माफ़ तुम मुझे कर दो। सपना बिना सोचे समझे, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं भी ऐसे ही रिएक्ट करता, तो इसमें ना तुम्हारी गलती है ना ही मेरी गलती है। गलती तो मेरे दिल की है जो गलत वक्त पर धड़कने लगा है। सपना, रोहित ऐसा मत को यार, दिल किसी के बस में नहीं होता है। दिल को जो अच्छा लगता है वही करता है। छोड़ो ना इन बातों को, मुझे तुमने माफ़ कर दिया वही मेरे लिए काफ़ी है। माफ़ी किस बात की, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो तब सपना खुश होकर रोहित के सीने से लग जाती है। जैसे सपना रोहित के सीने से लगती है वैसे रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगता है। उसने खुद को बड़ी मुश्किल से संभाला और सपना के सिर और पीठ को धीरे से सहलाते हुए कहने लगा, अब हम नाराज़ कभी नहीं होंगे, ठीक है। सपना हाँ में सिर हिलाते, लेकिन रोहित के स्पर्श से उसके दिल में अजीब सी हलचल मचने लगी और अजीब सी खुशी की अनुभूति हो रही थी। इतने में चुलबुली नटखट कनक आकर उन दोनों के ऊपर लिपट गई और कहने लगी, ये हुई सच्ची दोस्तों वाली बात। कनक कहती, वैसे आज सूरज कहाँ से निकला है? 4 दिनों से दोनों का चेहरा लटका हुआ था, फिर आज ये चमत्कार कैसे? सपना कहती, कोई चमत्कार नहीं हुआ है, हम दोनों ने आपस में सुलह कर लिया है। कनक कहती है, ये तुम दोनों ने बड़ी बहादुरी का काम किया है। सपना, आज मेरा मन बहुत हल्का हो गया है। कल रोहित और अपनी नाराज़गी की बात मैंने माँ को बता दिया था। रोहित, क्या बताया तुमने आंटी को? रोहित, तुम्हारी मुझे प्यार करने वाली बात, फिर मेरा तुमसे नाराज़ होना, ये सब बातें बताई। यार सपना, तुमने मेरी प्यार वाली बात क्यों बताया? आंटी मेरे बारे में क्या सोचती होंगी? कनक बीच में बोल पड़ी, यार सपना, ऐसी बात तूने आंटी को कैसे बताई? आंटी फिर बहुत गुस्सा हुई होंगी। हर किसी के पेरेंट्स ऐसी बात सुनकर अक्सर अपने बच्चों पर गुस्सा करते हैं। फिर आंटी तो गांव में रहती हैं, सुना है कि वहाँ के लोग इन सब बातों को गलत मानते हैं। सपना, माँ से मैं कोई भी बात नहीं छुपाती हूँ, वो मेरी माँ के साथ मेरी दोस्त भी हैं, हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। रही बात गांव और गुस्सा होने की, तो मेरी माँ खुले विचारों वाली हैं, रहती गांव में है पर ऐसी रूढ़िवादी सोचों वाली नहीं है। और रोहित के बारे में मैंने सब कुछ पहले ही बताया है। रोहित को वो बहुत पसंद करती हैं। वो तो मुझे कह रही थी कि इस रिश्ते के बारे में सोचे। रोहित कहता है, तुम बहुत ऑनेस्ट हो, तुम्हारी ऑनेस्टी की कद्र करता हूँ और तुम एक सच्ची इंसान हो। सपना, अब तो आंटी ने भी इजाज़त दे दी है, क्या कहती हो? वरमाला पहना दूँ क्या? कनक, हाँ सही कहा तुमने रोहित, मैं बाराती बन जाती हूँ गवाह के तौर पर। तीनों एक दूसरे के गले लगकर खिलखिलाकर हंस पड़े। रोहित के फ़ोन में संजीव का फ़ोन मैसेज आता है, रोहित अभी मुझसे आकर मिलो, तुमसे ज़रूरी बात करनी। रोहित अपना फ़ोन देखकर कहता है, तुम दोनों अंदर जाओ, मैं सर से मिलने जा रहा हूँ, उन्होंने मुझे अभी मिलने को बोला, मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है। वहाँ से वो जल्दी चला जाता है। रोहित संजीव के पास पहुंचकर कहता है, सर आपने मुझे क्यों बुलाया है? क्या कोई प्रॉब्लम है? संजीव, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो माँ की जन्मदिवस की सरप्राइज़ पार्टी घर पर रखी थी वो मैंने कैंसिल कर दिया है। घर की जगह अब मेरे फार्म हाउस में पार्टी रखी जाएगी, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। अब तुम फार्म हाउस जाओ, वहीं सारी तैयारियाँ करो, सिर्फ 5 दिन बाकी है। तुम आज से तैयारी में जुट जाओ, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रोहित, जी सर, मैं आज अभी से तैयारी में जुट जाता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, सब समय पर हो जाएगा। संजू, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, अब तैयारी करना शुरू कर दो। जी सर कहकर रोहित वहाँ से निकल जाता है।
रोहित ऑफिस जाता है। आता है सपना रोहित से पूछती है, सर ने क्यों बुलाया था, क्या कोई परेशानी? रोहित, परेशानी नहीं है, 20 तारीख को दादी माँ का जन्मदिन है। पहले वो घर पर रखने का प्लान था, अब प्लान चेंज हो गया है। अब घर की जगह सर के फार्म हाउस में पार्टी होगी, वही बताने के लिए मुझे बुलाया था। मुझे सारी पार्टी की अरेंजमेंट इन 5 दिनों में करनी है। तुम लोग दोनों की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो तैयार है ना? तब सपना कहती, ओके बॉस, हम तैयार हैं। रोहित फार्म हाउस पहुंचकर सारी तैयारियों का जायज़ा लेता है। सब पालन के अनुसार चल रहा होता। वहीं ऑफिस के बाद कनक और सपना भी वहां पहुंच जाती है और रोहित की मदद करने लगती है। कुछ चीज़ें सपना को पसंद नहीं आ रही थी तो वो अपने तरीके से फार्म हाउस को सजाने लग जाती हैं। वहीं कनक भी उसकी मदद कर रही होती है। रोहित से सपना कहती है, रोहित मैं काम ठीक से कर रही हूँ ना, कोई कमी या कुछ गलती हो रही हो तो प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, क्योंकि सर और दादी माँ की पसंद ना मेरे पसंद के बारे में तुम्हें ज़्यादा जानकारी है। रोहित, कोई कमी कोई गलती नहीं हो रही है। मास्टरनी साहिबा बिल्कुल सही काम कर रही हो। सर और दादी माँ को तुम्हारी सजावट पसंद आएगी। तुम सबसे अलग तरीके से सजावट कर रही हो। सपना रोहित की ओर मुस्कुरा कर देखती है। रोहित उसकी मुस्कान पर फिदा हुए जा रहा था। वहीं उन दोनों की बात कनक सुन रही होती है और बोलती है, ओ माय गॉड सपना, तुम अपनी हिंदी भाषा को कितनी तवज्जो देती हो। ज़्यादातर मैंने तुम्हें बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलते हुए सुना है, आज तो रोहित भी तुम्हारे रंग में रंगा हुआ है। मास्टरनी साहिबा, वाह सपना, क्यों ना दूँ अपनी भाषा को तवज्जो, हमारी मातृभाषा है, हमारी हिंदी भाषा ही हमारी पहचान है। रोहित कहता है, बिल्कुल सही कहा तुमने, हमारी भाषा हमारी पहचान है, हमें अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। सपना, अब बात ज़्यादा नहीं, काम ज़्यादा करो। तीनों व्यस्त हो जाते हैं। सपना ने अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहा, रोहित अब हमें चलना चाहिए, वैसे भी सारा काम इन लोगों को समझा दिया है, कर लेंगे और कल फिर ऑफिस के बाद आ जाएंगे, बचा हुआ काम कल निपटा लेंगे। चलो अब। वो तीनों घर के लिए निकल पड़े। अगले दिन रोहित ऑफिस पहुंचकर अपना पेंडिंग काम खत्म करने में लगा था। इतने में संजीव मेहता उसे कॉल करके अपने पास बुलाते और पूछते, रोहित सारे अरेंजमेंट हो गई कि कुछ बाकी है? पता है ना कल तारीख क्या है? सर सब कुछ तैयारी हो चुकी है, बस शाम तक जो भी कमी रहेगी वो पूरी कर दी जाएगी। ठीक है, तुम जाओ। शाम को कनक, रोहित और सपना फार्म हाउस पहुंच जाते हैं। जो भी कमी रह गई थी वो सब पूरी कर देते हैं। सपना रोहित घर जाने के लिए निकलने लगे, तब सपना कहती है, ये कनक कहाँ चली गई? अभी तो यही थी। इतने में फार्म हाउस की लाइट बंद हो जाती है। फिर अंदर से एक डरावना छाया बाहर आता दिखाई देता है। सपना चिल्लाकर रोहित को कसकर पकड़ लेती, रोहित मुझे बचा लो, मुझे भूत से बहुत डर लगता है, वो अंदर से भूत आ रहा है। तब रोहित सपना को अपने सीने से लगाकर उसके सर पर प्यार से हाथ फेरता कहता है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना, कहते हुए कसकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। फिर सारे फार्म हाउस की लाइट जल जाती है और सामने से कनक खिलखिलाकर हंसते हुए उन दोनों के पास आती है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बाहों में खोए हुए थे। सपना को अचानक कनक की हंसी सुनाई देती है और रोहित का हाथ छुड़ाकर अलग हो जाती है और कनक से कहती है, पागल हो तुम, मुझे डरा दिया, पता है मुझे भूतों से कितना डर लगता है। कनक कहती, अगर मैं भूत बनकर ना डराती तो ये खूबसूरत नज़ारा देखने को कैसे मिलता। सपना तुम चुप हो जाओ। रोहित चलो अब घर चलते हैं। रोहित सपना के स्पर्श को महसूस कर खुद ही शर्माया जा रहा और मन ही मन में कह रहा था, काश तुम्हें भी मुझसे प्यार होता। सपना भी रोहित को बार बार याद करके अकेली ही मुस्कुरा रही थी। फिर खुद से कहती, ये मुझे क्या हो रहा है, पागल हूँ, पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। संजीव मेहता किसी को कॉल करके कहते हैं, कल माँ का जन्मदिन है, तुम निकले कि नहीं? वो कहता है, निकल गया हूँ, कल समय पर पहुँच जाऊँगा, आप निश्चित रहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।